जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, ख़ास तौर से मैं उनको समझा रहा हूँ। बड़ों को सुनना है तो बड़े भी सुन सकते हैं। अब 90% लोग ये बोलते हैं कि हमारे नेताजी, सो कॉल्ड नेताजी, जो भी पार्टी के होंगे, मैं किसी पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, तो मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बातचीत नहीं करूँगा। मेरा ये कहना है कि आप नेताजी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। नेताजी ने हमको ये बताया, नेताजी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो रहा है इंडिया का, संविधान बदल जाएगा। अब मेरा एक सवाल है, इतने साल इंडिपेंडेंस को हो गए हमें, 75 साल से ऊपर हो गए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एज 75-78 हो गई होंगी, एक बार संविधान की किताब उठा के पढ़ी है आपने? मैं सिर्फ प्रिंट मीडिया वालों की बात करूँगा, वो लोगों ने पढ़ी है। IAS UPSC की तैयारी करवाने वाले बच्चे जो है या टीचर्स है, ये लोग ने करा है। पॉलिटिशियंस तो ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिशियंस पढ़ते हैं। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा? 0। रिसेंटली ये हुआ कि मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना, मैं ट्रेन में जाता हूँ तो कभी मैं ये सुनता हूँ कि संविधान ख़त्म हो रहा है। देखो, मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा कि इसने बोला उसने बोला, ये सभी बोलते हैं, दोनों साइड के, चाहे रूलिंग पार्टी बोलो चाहे अपोजिशन बोलो, सब वही हाल है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपको जो नेताजी बोल रहे हैं, आप अपने नेताजी से पूछो ये कहाँ लिखा है कि ख़त्म हो रहा है? अमेंडमेंट्स होते हैं, धाराएं बदली नहीं जाती, धाराओं में थोड़ा सा ऐड ऑन किया जाता है। अब लोग सेक्शंस में अमेंडमेंट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि समय के हिसाब से संविधान में कुछ प्रावधान जोड़े जाते हैं, पुराने प्रावधान हटाए जाते हैं। बट ये चीज़ के बारे में मैक्सिमम लोग नहीं जानते। तो मैंने खुद सोचा कि भाई जब नहीं जानते हैं तो चलो, हम पढ़े लिखे हैं। अब लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं कि संविधान तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम तो हिंदी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, सिंधी जानते हैं, बंगाली जानते हैं, साउथ इंडियन जानते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे? तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, संविधान जो है वो 14 से 18 रीजनल भाषाओं में ट्रांसलेटेड है। ज़रूरत है आपको उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लो और पढ़ लो। 90 सेकेंड्स के रील पढ़ सकते हो भाई, देख सकते हो। आप मुझे बताओ, 9 मिनट आप 9 पेज संविधान के नहीं पढ़ सकते क्या? बुरा मत मानना, आजकल के लोग हैं महाअलाल। मैं एकदम भाभी जी घर में है वाली भाषा बोलता हूँ, लीचड़ है आप लोग। क्या है आप? लीचड़। कीचड़ में पड़े हुए वो जोंक है जिस सिर्फ इंतज़ार करती कि कोई आए और हम उसका खून चूस लें। बट आप अपने खून कभी बर्बाद करके कोई चीज़ को समझना नहीं चाहते। किसी ने समझा दी ना, बस वो ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑर्डर की है, ये बुक अभी बहुत बड़ी बुक है, ठीक है। मैं जब भी ट्रेन में ट्रैवल करूँगा मैं इसे पढ़ूँगा, खाली बैठा हूँ पढ़ूँगा, रात को आया घर में खाना हो गया, रिलैक्स बैठे हैं, चलो 20-25 पेज रोज़ पढ़ेंगे। मैं एक दिन में मैं भी नहीं पढ़ सकता। अब लोग ये बोलते हैं कि संविधान तो लॉयर्स पढ़ते हैं, एक्टिविस्ट पढ़ते हैं, जियो वाले पढ़ते हैं। यार तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, जब तुम ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, पैन कार्ड रख सकते हो, आधार कार्ड रख सकते हो, क्रेडिट कार्ड रख सकते हो, डेबिट कार्ड रख सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें रख सकते हो, तो क्या किताब अपने घर में रख के उसको पढ़ नहीं सकते? हिंदू इंसान के अपने घर में भगवत गीता नहीं रखता, मुसलमान इंसान के अपने घर में कुरान शरीफ नहीं रखता, सिख इंसान के गुरु ग्रंथ साहिब नहीं रखता, क्रिश्चियन इंसान के बाइबल नहीं रखता, जैनिज़्म बुद्धिज़्म मानने वाले अपने ग्रंथ नहीं रखते। अब जब वो रख सकते हो तो हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते वो चीज़ क्यों नहीं रख सकते जो आपके मौलिक अधिकार आपको बताती है? आप मौलिक अधिकार को समझने के लिए नेताओं के पीछे क्यों भागते हो? हाल ही में ये हुआ था, एक मज़ेदार किस्सा आपको बताता हूँ। मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, अब वहाँ पे क्या हुआ, चौकड़ी बैठी थी, मेरा बीच में था, मैं अपना चुपचाप मतलब बस बैठा था, मैं चुपचाप कुछ सोच रहा था। क्या है, टीचर आदमी हूँ, खुराफाती दिमाग रहता है, तो सोचते रहते कुछ ना कुछ। हमको ये अनप्रोडक्टिव लोगों के साथ, मैं अनप्रोडक्टिव लोगों के साथ बैठना पसंद ही नहीं करता। मैं इसलिए शादी ब्याह फंक्शंस इसमें नहीं जाता। कारण क्या है, दीज आर वेस्ट ऑफ टाइम। इससे अच्छा किताब पढ़ो, 25-30 पेज पढ़ो। मेरा इन्जॉयमेंट और मेरा रिलैक्सेशन है बुक्स। आई लव बुक्स। एक समय, अपने समय मैं पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, बट फिर मैंने ये समझ में आया मुझे कि यार रोटी कमाने के लिए भी ज्ञान चाहिए, और ज्ञान जिसके पास नहीं है ना,
वो सिर्फ डिग्री लेके घूमता है, दर दर भटकता है और 31 तारीख को वेट करता है, भिखमंगे समान बोलता है कंपनी को मेरे को सैलरी दे दो, नहीं मिलेगी तो भूखे मरता है। तो मैंने बोला मैं मांगने वाले हाथ को देने वाला हाथ बना लेता हूँ। ये मेरे को सजेशन मेरे फादर ने दिए कि मांगने वाला हाथ मत बनो, देने वाला हाथ बनो। हज़ारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं जो ये बात बोलते हैं कि हमको नौकरी चाहिए, और नौकरी देने वाला सिर्फ एक ही बंदा होता है। एक कंपनी में 15-15, 20-20 हज़ार एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वो एक बंदा बन जो देने वाला बनता है। तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और मैंने चीज़ों को थोड़ा सा प्रीएम्बल वगैरह सब चीज़ें मैंने हैंडल की। एंड आई रिस्पेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने भारत के देश के संविधान को खुद पढ़ के समझूँ। मेरे को किसी नेता की ज़रूरत नहीं कि कोई मुझे नेता समझाएगा। नेता क्या समझाएगा मेरे को? 8वीं 9वीं 10वीं पढ़े हुए नेता रहते हैं, ऐसे नेता क्या समझाएंगे? खुद तो पढ़ाई लिखाई करे नहीं है और हमको बोलते हैं हमको शिक्षित कर देंगे, हमको शिक्षा दे देंगे। कहाँ का शिक्षा दोगे आप? खुद तो पढ़ लो पहले। अनपढ़ देहाती हो आप। आपसे अच्छा तो 10वीं का बच्चा है, उसको LCM HCF निकालना आता है। किसी नेता से बोल दो LCM HCF बता दिया, 12 के आगे का पहाड़ा बता दे, नहीं बता सकता। धोती गीली हो जाएगी, डायपर पहनना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉक करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सुन रहा था उन लोगों को। अब उसमें से एक बंदा बोलता देश तो पूरा बर्बाद हो गया, दूसरा बोलता हाँ सही बोले, ये पार्टी ने बर्बाद करी, ये नेता अच्छा है, ये नेता बुरा है। तो सब बैठ के ना अपने व्यूज़ बता देते। मैंने उनसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आपको बता रहा हूँ, तब आप लोग मेरे को बोलोगे कि शायद ये क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं चाहिए था, पर कैसा जैसे लोग वैसे उनके साथ भाषा में बोलता हूँ। अच्छों से मैं अच्छा बोलता हूँ और बुरों से मैं महा टेढ़ा हूँ। फिर मेरे जैसा तो कोई नहीं, जेली भी शर्मा जाती मेरे से। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, सर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या घर में रहते हैं तो आप बाथरूम तो जाते होंगे। बाथरूम जाने के समय एक मेल आदमी, मैं फ़ीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक मेल आदमी बाथरूम करते समय स्टैंडर्ड ईज़ की पोजीशन यानी विश्राम की पोजीशन पे खड़े होकर ही क्यों बाथरूम करता? अटेंशन में क्यों नहीं करता? और करने के समय वो अपनी कमर में हाथ क्यों रखता, या दीवार के ऊपर ऐसा हाथ रख के क्यों करता? क्या रीज़न है? क्यों नहीं हम अटेंशन में खड़े होके, क्यों आप 1 नंबर बोलते हैं या यूरिनेशन बोलते हैं वो करते हैं? चारों लोग बोलते हैं ये कैसा सवाल है। बोला क्यों? आप यूरिन नहीं करते? आपकी यूरिन क्या रेफ्रिजरेटर के पीछे रखी हुई जो ट्रे रहती है, जब डिफ्रॉस्ट होता है तो ऑटोमेटिकली इवेपोरेट हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाती है क्यों? अब नहीं जाती सुसु? मैंने बोला इवेपोरेट हो जाती। स्टीमर लगा है आपके अंदर में, बस पानी डालो, तवा है गर्म तवा, पानी डालो, पानी उड़ जाता है। जैसे वैसे आपका यूरिनेशन जो है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आते के साथ ही इवेपोरेट होना शुरू हो जाती, बादल बनते, सुसु के बादल। सॉरी टू से ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा, पर ऐसे लोग यही भाषा समझते। मैं बोला अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि संविधान बदल रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। अरे बात बताओ सर। मैंने बोला आपने जो कपड़ा पहना है क्या आप इसको ज़िंदगी भर पहन सकते हो? बोले नहीं, कपड़ा बदलना पड़ेगा, पसीना आता है, नहाना पड़ता है। मैं बिल्कुल सही सर, समय के हिसाब से भी संविधान में प्रावधानों में बदलाव करना आवश्यक है। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संविधान किसने बनाया? बोले संविधान BR अम्बेडकर जी ने बनाया। मतलब मैं उनकी बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़े लिखे पर्सन थे, और हमारे लॉ मिनिस्टर भी थे। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री जो हमारे यहाँ गठन हुई थी हमारे आज़ाद भारत देश की। अब मैंने उनसे ये पूछा कि वो क्या थे संविधान बनाने में? बोला संविधान निर्माता थे। मतलब गलत, निर्माता नहीं थे, वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। जैसे CEO होता है ना, वैसे वो हेड थे। ही लेड द टीम, उन्होंने टीम को आगे बढ़ाया। अब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, संविधान को जानते हो? बोले हाँ, मेरा एज 65 ईयर्स है। बोला सर टू गुड, आप 100 ईयर्स जिए, मेरी दुआ है आपसे। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने लोग थे जो इंटेलेक्चुअल थे, अकेले तो BR अम्बेडकर जी ने सारे के सारे कानून नहीं सोचे होंगे। उन कानूनों को बनाने में मेजर ड्राफ्टिंग कमेटी के उनके असिस्टिंग लॉयर्स और बुद्धिजीवी कौन थे, वो बताइए। बोले वो कैसे बताएंगे? बोले मतलब इसलिए तो बोला है आपने संविधान की किताब पढ़ी ही नहीं है। अगर पढ़े होते तो आप ये ज़रूर बताते। अभी आप सबको बताता हूँ मैं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग कौन थे।
वो ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग कौन थे जिन्होंने अंबेडकर जी के साथ मिलकर संविधान की रचना की। और मैं उन सब का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे देश को एक ऐसा संविधान दिया जिस देश का संविधान सबको इक्वालिटी देता। हमारे संविधान में सेक्युलर वर्ड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, मारवाड़ी, पारसी, गोरा, मुस्लिम सब एक है। तो ये जो नेता आपको बोलते हैं ना ये अलग है वो अलग है, ऐसा नहीं है। मेरा खुद का दोस्त लॉयर है, वो एक मुसलमान है, मेरा जिगरी दोस्त है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, फॉरेन फ्रेंड्स हैं जो अलग रिलीजन के हैं, कोई फिलीपींस का है, कई जर्मनी के हैं, वो क्रिश्चियनिटी मानते हैं, ये सब बराबर है। ये जो नेता करते हैं ना हिंदू मुस्लिम, ये प्लीज़ इनकी मेंटालिटी में मत आओ, थोड़ा पढ़े लिखे बनो। नहीं तो डिग्री जो लेके आपने बैठे हैं ना उसको उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, या उसको ना ऐसा गोल 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 बनाओ और आगे आप समझिए क्या करना है। तो अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। वैसे मेरी दाढ़ी मुझ सफ़ेद हो गई है, वो ऐसा है कि पढ़ने वालों के साथ ऐसी होता है, तो नहीं पढ़ते उन लोग कलर कर देते हैं, मजाक कर रहे हैं। द टाइमलाइन ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द प्रीएम्बल एंड द स्टार्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 दिसंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं हो गया कि एक रूम दे दिए, एक ऑफिस दे दिए, कोई पंचायत नहीं है, ये पंच बैठा दिए और पंच बैठे हैं पगड़ी बांध के और फैसले पे फैसले पे ले जा रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं था। हमारे देश में सब चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक की गई है। गांधी जी ने ये चीज़ को सोच समझ के काम किए थे और उन्होंने सोच समझ के B.R. अम्बेडकर जी को इस ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाए थे। दूसरी चीज़, 9 दिसंबर 1946 मतलब जस्ट 3 दिन बाद, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। आज भी हमारे जो नई वाली जो पार्लियामेंट बनी है और पुरानी पार्लियामेंट भी जो थी उसमें ना एक संविधान हॉल है, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में क्या करते हैं, आज भी सीनियर लॉयर्स, सॉलिसिटर जो है हमारे वो बैठते हैं और कई सारे प्रावधानों का डिटेल निकाल के या उसमें कोई बदलाव करना है या उसमें कोई परामर्श मांगना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारे केसेस उससे रिलेटेड जो भी हिंदुस्तान में चल रहे हैं उसको देखकर आपको एक सजेशन भेजते हैं। उसके तहत नए कानूनों में या उन कानूनों में कोई प्रावधान में कोई बदलाव करना है तो वो अवश्य किया जाता है। 11 दिसंबर 1946 जस्ट 2 दिन बाद, राजेंद्र प्रसाद was chosen as the assembly president along with H.C. Mukherjee as vice president and B.N. Rao as constitutional legal advisor। अब लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोगों में तो और भी भयानक कचरा है। उनमें से एक जन बैठा हुआ था, वो क्या बोलता, संविधान तो राजेंद्र प्रसाद ने बनाया। ना पागल हो गए हो, संविधान राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बनाए थे। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे फर्स्ट असेंबली के हेड थे और वही बाद में प्रेसिडेंट बने हमारे। नॉलेज क्लियर करो फिर बात करो, ज्ञान फैल रहे हो। मैंने मनी मन सोचा इसके दिमाग में पाइल्स है, मालूम तो है नहीं कुछ, बड़ कर रहे हैं। मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ मेरे को हंसने। 13 दिसंबर जवाहरलाल नेहरू सबमिटेड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन outlining the fundamental idea of constitution. This is what we know today as preamble of constitution। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने प्रीएम्बल की शुरुआत की है, उसका उद्घाटन किए एक प्रकार से, है ना। 22 जुलाई 1947 द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड। आप देखो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कई लोग बोलते हैं हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा है। मैं पूछ लूँ ना तिरंगा कब अडॉप्ट किया था तो किसी को नहीं मालूम। तो तब चीज़ों को ना बहुत गहराई से सोचने का। मैंने ऐसी दाढ़ी मुझ सफ़ेद नहीं की है। मुझे कई लोग बोलते हैं स्वप्निल तू बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता है, तू समय के हिसाब से। बॉस मैं समय के हिसाब से नहीं, मैं समय से काफ़ी आगे हूँ। मैं बहुत आगे हूँ समय से। आप मेरे को मैच भी नहीं कर सकते। आप 2000 लोगों को बैठा दो, मैं वादा करता हूँ मेरे साथ कोई नहीं बैठेगा। मैं अकेला चेयर पे बैठूँगा, मैं 2000 लोगों का जवाब दूंगा। और माँ कसम बताता हूँ, मजाक नहीं करता, एकदम ठेठ लैंग्वेज बोल रहा हूँ। माँ कसम मजाक नहीं करता। एक एक को रुला के घर भेजूँगा, एक एक को रुला के घर भेजूँगा और सोचने पे मजबूर कर दूँगा कि घर जाके आईना नहीं देखना। मैं इतना दम रखता हूँ। मैं अपने पे आ जाऊँ ना, कोई भी स्टेट का बंदा रहे, कितना भी बड़ा तुर्राम खा रहे, मेरे सामने बैठ जाए, मैं किताब लेके बैठूँगा। किताब लेके, बिना किताब के तो मैं बात ही नहीं करता। मुंह जबानी वाली बात ही नहीं करता। किसी ने, मेरे स्टूडेंट भी बोलते सर मैंने ऐसा किया, दिखा काम। कल तेरे को होमवर्क दिया था, दिखा।
बोले वो तो सर मैंने किया। हाँ तो दिखाना। मैंने बोला कहाँ है? नहीं है, मैं नहीं मानता। गया और राजा महाराजा का ज़माना, जहाँ तक नज़र जाती वहाँ तक ज़मीन तुम्हारी। वो चलता था पहले बाप का राजा, अभी नहीं चलता, अभी एकदम फैक्ट है। 15 अगस्त 1947 Indian subcontinent, let me correct you, Indian subcontinent gained independence and was divided into the Dominion of India and Dominion of Pakistan। देखो इंडिया और पाकिस्तान का ना उस समय संविधान नहीं बना था, तो उसको डोमिनियन बोलते हैं। उस समय वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया या रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं था, वो था डोमिनियन। देखो ये वर्ड, सब वर्ड नहीं जानते लोग, खड़े रहते पान ठेले पे, वो तर्री पोहा खाते हुए, वो समोसा ढोकला ठूसते हुए, और बस पेलते हैं साले। क्या पूछो ना, छोड़ दो, क्या गीला हो जाता समझ जाओ। 29 August 1947 the drafting committee was appointed. There were 6 members. Let me now describe the names of the member who assisted B.R. Ambedkar to form the constitution, which I am handling this book. It is the latest edition of 2024. Latest पूरे के पूरे, इसमें मैंने पूरे जितने नए रेजोल्यूशंस हुए हैं, IPC हटाया गया है, वो सारा चीज़ें इसमें दिया हुआ है। 29 August that was formed as a committee with K.M. Munshi, मोहम्मद सदुल्ला लाहदी, कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, देवी प्रसाद खैतान and B.I. Mirtar, with Dr. B.R. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar was the chairman of this committee। यानी इनकी टीम ने साथ में तैयार की थी। देखिए हर टाइप का कानून एक व्यक्ति के लिए इतने बड़े पैमाने पे सोचना कठिन है, तो इन्होंने किसी इकोनॉमिस्ट को लिया था इसमें, कुछ लोग थे डिफेंस वाले थे उनको लिया था, कुछ अच्छे पत्रकार थे उनको लिया था। तो इन्होंने एक ऐसी टीम, स्टेबल टीम बनाई थी जो हर एक फील्ड से ताल्लुक़ वाला व्यक्ति था। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो ये लोग इकोनॉमिस्ट वगैरह, ये लोग, इनको मालूम था कि किस टाइप के कानून किस टाइप की कंडीशन में बनाना है। फिर आता है इसमें 29 नवंबर 1949 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर। रैटिफाइड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैटिफाइड? रैटिफाइड मीन्स फाइनल एनेक्चर तैयार किया गया था, फाइनल मोल्डिंग की गई थी। जो बुक मेरे हाथ में है ना, दिस इज़ द फाइनल मोल्डिंग, दिस वॉज द फाइनल मोल्डिंग, कि हाँ अब ये छपेगा, अब ये फाइनलाइजेशन है फ़िलहाल के लिए। उसमें चेंजेस होंगे, उसमें प्रावधान भी है चेंजेस का। मैं आपको इसमें से UCC भी बताऊंगा, आई टेल यू UCC ऑल्सो। मैं हर चीज़ आपको क्लियर करके दूंगा, ठीक है। मैं बहुत दिन से आपके सामने फेस टू फेस नहीं आया, रीज़न ये था मेरे पास काफ़ी काम था, ठीक है। 24 January 1950 लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड एंड एक्सेप्टेड। इट वॉज बीन साइंड बाय द अथॉरिटीज़ एंड बीन एक्सेप्टेड as a Republic of India Constitution, which we applied on all the citizens of India with equal laws and equal rights। मतलब फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत इस दिन से हुई थी, जो इम्प्लीमेंट किया गया था, जो अभी तक डोमिनियन ऑफ इंडिया या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान तो भूल जाइए, डोमिनियन ऑफ इंडिया पे लागू नहीं हुआ था। हम इंडिया की बात करेंगे, पाकिस्तान में वैसे भी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन। 26 January 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एंड इंडिया वॉज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का पूरा नाम बता रहा हूँ, टेक्निकल नेम आपके पासपोर्ट पे लिखा रहता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एक्चुअल पूरा नाम है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो अब मैं कई लोगों से पूछता हूँ, किसको किसको वो 2000 लोगों की भीड़ में मुझसे बैठ के बात करनी है। अब बैठ के बात करोगे ना तो किताब के साथ बात करना। मेरे 1-2 पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं, वो मुझे बोले सर आप हमारे पाकिस्तान को नहीं जानते। मैं बोला जानता हूँ भाई, बाप अपने बेटे को क्यों नहीं जानेगा? हिंदुस्तान बाप है, बाप अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानता है। जैसे मेरे फादर मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरी रग रग से वाकिफ़ है, वो आज भी समझ जाते हैं। तो बाप को मत सिखाओ, बाप को कभी नहीं सिखाना। वैसे ही कई लोग जो मेरे क्रिटिक्स हैं, मैं उनको भी ये बात बोलता हूँ, मेरा बाप बनना है ना, किताब के साथ बैठना है। नहीं तो याद रखना, मैं ही आपका बाप हूँ। क्लास का एक ही गुंडा होता है और वो होता है टीचर। तो
सब बच्चों को, अब पुराने लोगों को तो मैं बोल ही नहीं सकता है, उल्टे घड़े हैं मेरे हिसाब से, मैं उनको उल्टा घड़ा बोलता हूँ। उल्टे घड़े पे कितना भी पानी डालो घड़ा नहीं भरता, बह जाता है। उल्टे घड़े ट्रेन में बैठते हैं, बहुत सारी जगह मिलते हैं। वह आदमी लोग चारों इतने परेशान हो गए कि वो लोग क्या करें, वहाँ से अपनी सीट चेंज करके कोई दूसरे डब्बे में चले गए, और मैंने उनको मजबूर कर दिया कि वो वहाँ से चले जाएं। तो मेरी ना एक बहुत सिंपल सी पॉलिसी है लाइफ में, व्हेन आई स्पीक विद प्रूफ, व्हेन यू स्पीक यू शुड ऑल्सो हैव अ प्रूफ। इफ़ यू लव मी आई विल लव यू, इफ़ यू हेट मी आई विल 10 टाइम्स मोर हेट यू। ये मेरा फंडा है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, बड़ों से तो छोड़ दो, वो बड़ों से मैं नहीं बोलता, प्लीज़ इतने सारा ज़ोमैटो से खाने पीने का ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट से दुनिया भर का चीज़ें आप ऑर्डर करते हो, एक बार 550 रुपीज़ की एक बुक ऑर्डर कर लो। अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है लेटेस्ट एडिशन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आपको हर जगह से मिल जाएगी। नहीं मिलती है आप अपने लोकल बुक स्टोर पे जाइए, वहाँ मिल जाएगी, ऑर्डर कर सकते हैं। अगर समझो वहाँ पे भी नहीं मिलती तो मैं आपको एक बेस्ट जगह बताता हूँ, आप किसी भी पब्लिक लाइब्रेरी में चले जाओ और एक छोटा सा एप्लीकेशन लिखो और एक छोटा सा डीडी डिमांड ड्राफ्ट उस पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से बना के लाइब्रेरियन के हाथ में दे दीजिए। लाइब्रेरियन आपको ये बुक को विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस आपको लाइब्रेरी में मंगा के दे देंगे। सो थोड़ा सा ना ज्ञानी बनो, अज्ञानी लोग जैसा ना भेड़ चाल मत बनो। मेरी ना एक बचपन से आदत है, लोग ईस्ट जाते हैं ना तो मैं वेस्ट जाता हूँ, लोग सीधा रास्ता पकड़ते हैं, मैं कठिन रास्ता पकड़ता हूँ। बिकॉज मेरा मानना है जो इंसान कठिन रास्ता एक्सप्लोर करता है ना वही चैम्पियन होता है। सीधे रास्ते पे तो हर कोई चल लेता है, सीधे रास्ते पे तो हर कोई गाड़ी चला लेता है। माउंटेन एरिया में आप गाड़ी चलाओ तब मानो। तो ये चीज़ों को आप समझो। आप मुझे पूछ सकते हैं कि इसमें और कौन से आपको पर्टिकुलर कानून नहीं समझते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड लेके ड्राइविंग मैनुअल्स, इसमें बहुत कुछ है बॉस। नेताओं के भरोसे मत बैठो, प्लीज़ खुद पढ़ो। इसमें हिंदी, मराठी, बंगाली हर टाइप की भाषा में अवेलेबल। सो स्टडी हार्ड, स्टडी प्रॉपर, गेन नॉलेज अप टू द मार्क, एप्रोप्रिएट, हाफ नॉलेज मत लो। मैं फिर से वही बात रिपीट करूँगा, देयर विल बी मैनी पीपल who are having lots and lots of डिग्री का कोई वैल्यू नहीं बॉस। अगर आप बेसिक नॉलेज नहीं जानते हो ना, मैं बाकी की बात नहीं करूँगा, मेरी नज़र में अब मेरे लिए ज़ीरो हो, ज़ीरो। यू आर एन इलिटरेट पर्सन। सो नॉलेज बहुत शार्प करो, मेहनत करो, चीज़ों को उठाओ। फालतू बैठ कर आप 90 सेकेंड की रील देख रहे हो, देखो, मैं मना नहीं करता, आप इंस्टाग्राम देखो ना, आप देखो, आपको अच्छा लगता देखो, थोड़ा पढ़ने भी समय निकाल लो, थोड़ा पढ़ भी लो। ये क्यों सोचते हो कि हमारी स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गई? भाई इंसान ज़िंदगी जीना, पैदा होने से लेकर मरना हर चीज़ सीखता ही है। मरना किसी को आता नहीं, मरने में किसी की डिग्री नहीं होती, तो वो भी सीखना पड़ता है। तो हर चीज़ को सीखिए और प्लीज़ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद पढ़ के समझिए। किसी की और बहुत साधारण भाषा में मैं आपको बता रहा ना, कोई टेक्निकल भाषा नहीं, एकदम सिंपल भाषा है, एकदम सिंपल भाषा, लेमन लैंग्वेज, कोई भी पढ़ सकता है। जिसको थोड़ी बहुत हिंदी मराठी आती है ना, या बंगाली आती है ना, बंगाली आती है जिसको, वो भी पढ़ सकता है। रीज़न मत दो कि मेरी रीजनल भाषा में, भाई हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है तो रीजनल भाषा में भी दिया गया है, आपको पढ़ना है मात्र। अब उसके लिए आप समय नहीं निकाल सकते तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कोई गलती नहीं है, ठीक है। विद दिस थॉट पढ़ाई कीजिए। किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी, मुझे ढेर सारी गाली बक सकता है, और ढेर सारी रोटी खाइए, रोटी से ब्लड बढ़ता है। अगले बार आपको अगर मेरे को और कुछ बुरा भला बोलने की इच्छा होगी तो आपके शरीर में शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि लड़ने के लिए क्या लगती है? शक्ति लगती है, और सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि लगती है। तो बुद्धिमान बनिए, मूर्ख नहीं मत बनिए, ठीक है। टेक केयर।